हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हमने समझने की कोशिश की थी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैंने कराया था और फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनका ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा y जो होगा वो एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल काम करेगा और x एज ए हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करेगा। ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं या कुछ हम नए वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और फर्स्ट क्लास के बाद अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई इक्वेशन यदि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट 2 स्टेप में लिख सकते हैं। तो चलिए अब आज कुछ क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि आपको ये गिवन है 1 + x² dy/dx + y = tan इनवर्स x। आपको क्या बताना है? फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इस सवाल को सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका क्या फॉर्म था? dy/dx, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए था? 1 प्लस यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y, और यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इस फॉर्म में होता तो हम इसका सॉल्यूशन सीधा बता पाते, लेकिन ये हमें कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। यहाँ dy/dx के साथ एक x का फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे y अकेला है और इधर एक फंक्शन है x का जो कि सही है। लेकिन यदि आप इसको थोड़ा गौर से देखें, अगर आप 1 + x² से अगर डिवाइड कर दे थ्रू आउट द इक्वेशन तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये मिल जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम देखते हैं गौर से, क्या dy/dx है और प्लस यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि y हाँ है, और उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन है और इक्वल टू के इस साइड x का फंक्शन है, ये भी है। अब ये फंक्शन जरूरी नहीं है कोई सिंप्लीफाइड हो, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है, बस वो कंडीशन ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो फंक्शन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या दिख गया कि ये जो हमारा फॉर्म है वो आपको दिख गया होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब जैसे ही ये दिख गया, अब इसके बाद इसको सॉल्व करना हमारे लिए बाएं हाथ का काम है, तो उसको हम अभी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से कुछ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन प्रॉब्लम है वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है? उसको देख के हमारे हाथ पांव कैसे नहीं फूलेंगे, क्योंकि हमने अब तक बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पढ़ लिया, तो कैसे इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे? तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आपको उसमें एक dy/dx दिखेगा, वो dy/dx हो या dx/dy हो या dt/dθ हो या dα/dβ हो, कुछ भी हो, जो भी हो ये एक दिखेगा और इसका जो ऑर्डर होगा वो एक होगा। उसके साथ एक दूसरे जगह आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लीनियर फॉर्म में है, यानी बस डिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली गिवन है, यानी अगर t है तो t, y है तो y, अगर x है तो x, थीटा है तो थीटा है। उसके बाद कहीं भी x का मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका फंक्शन हो सकता है। तो ये जैसे ही आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर वहाँ पर आप कुछ सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। फिर जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे, आप भी जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको और आइडिया लगता जाएगा और फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि आप प्रॉब्लम को देख के इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻, अब जो भी y के साथ यहाँ पे है वो, अब यहाँ पे देखिए
थोड़ा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। जल्दीबाजी में क्या होता है, आप y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखें तो आप मान लेते हैं कि एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आप लिख देंगे ई टू द पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे थोड़ा गलती होने का गुंजाइश है, तो इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिलेगा ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्लस सी कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब दूसरा हम क्या करते थे कि डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर फंक्शन क्या है हमारा जी एक्स 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज़ मुश्किल है। स्टेप्स इसको याद रखना ये बिल्कुल आसान होगा आपके लिए, जैसे ही आप 2-4 सवाल करेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहला मेन प्रॉब्लम होता है कि इसको इस फॉर्म में लाना, ठीक है, तो उस पर हम काम करेंगे और उसको सीख लेंगे। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम आता है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे आपको बार बार इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा और यहाँ पे देखिए कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गया इंटीग्रेशन का। तो अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं आता है तो फिर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर का, इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था। हो सकता है उस टाइम पर कुछ लोगों को ये लगा हो कि इंटीग्रेशन तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको पढ़ाने से क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने वहाँ पर कोशिश की थी कि इंटीग्रेशन तो वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने वहाँ पे कोशिश की थी कि आपको कुछ हद तक बताया जा सके वैसा इंटीग्रेशन जिसका एप्लीकेशन यहाँ पे डायरेक्ट होता है। तो खैर अगर आपको वो आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो आप साथ साथ सीखते रहिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म है, यानी कि अगर आप 10 इनवर्स एक्स को यदि आप टी मान लेते हैं तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फिर हम डी एक्स इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डी टी से, तो फिर हमारा इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा टी ई टू द पावर टी और डी टी। और इसको फिर आपको बाई पार्ट से करना होगा, जो हम आइलेट का यूज करके करते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन टी का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज। तो ये हो जाएगा ई टी माइनस ई टू द पावर टी। तो आप इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर टी टी माइनस 1। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपको कांस्टेंट को कंसीडर करना है, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y ई टू द पावर माइनस 10 एक्स, और फिर से हम t के जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स, ये माइनस नहीं है, इनटू 10 इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। अब हम e टू द पावर 10 इनवर्स एक्स को उधर ले जा सकते हैं तो हमें मिल जाएगा, तो ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 10 इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन, या इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 10 इनवर्स एक्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया गिवन प्रॉब्लम का। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर बर्नौली इक्वेशन, जो ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, इन दोनों से एक क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी 100% है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसीलिए इसको हम हल्के में नहीं लेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम हम करेंगे। जितना प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा उसको आप उसी वे में, जिस अप्रोच में मैं आपको कराऊंगा उस प्रॉब्लम को आप फिर से कर लीजिएगा, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। अब चलिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x, ठीक है। अब यहाँ पे
अब हम खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि एक ही dy बाई डी एक्स है। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि y डिपेंडेंट है या x डिपेंडेंट है, या y इंडिपेंडेंट है या x इंडिपेंडेंट है। फिर हम बाकी जगह ढूंढेंगे। अब आप मान लेते हैं कि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सिर्फ एक जगह y हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि y ही क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब y के बगल में एक x का फंक्शन होना चाहिए था, और बाकी इक्वल टू के इधर भी हमें x का फंक्शन होना चाहिए था। तो x के जगह कुछ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट 1 तो है ना, तो 1 को भी हम x का वैल्यू फंक्शन मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ये एक x का फंक्शन है लेकिन कांस्टेंट है, और इक्वल टू के इस साइड हमें x का फंक्शन दिखना चाहिए, दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ये एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है। तो इसको देखिए, अगर आप ऐसे लिख ले इज इक्वल टू 2 cos x माइनस cot x, तो अब बताइए कि इसको आपको क्या दिख रहा है। ये आपको नहीं दिख रहा है कि ये एक x का फंक्शन है, इस पूरे को भी तो x का फंक्शन मान सकते हैं। इसको अगर हम gx मान ले और यहाँ पे जो 1 है वो हमारा fx हो जाए, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको y है और यहाँ पे आपको dy बाई dx है। तो ये हमारा क्या आ गया, उस फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर fx। और fx क्या है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यही छोटा छोटा पॉइंट है, अगर इसको आप क्लियर कर जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस टॉपिक में। यहाँ पे हमने क्या देखा था, जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स और इक्वल टू जी एक्स, ये चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे प्लस वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस वाई दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब माइनस को आप अंदर ले जाएंगे तो एफ एक्स हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस निकल के आएगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। अब इसको आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है। तो हमें क्या मिल गया, हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, ठीक है। अब जैसे ही हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग इक्वल हमारा gx, और gx हमारा क्या है 2 cos x माइनस cot x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस dx। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ गया, हमारे पास प्रॉब्लम आ गया इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करिए, और जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्या मिल जाएगा, y का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपका होमवर्क हो गया, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको अगले क्लास में बताऊंगा। मेन जो हमारा पर्पज़ है, आपको पहले प्रोसेस सिखाना। आप पहले प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन के पीछे भागिएगा, ठीक है। एक बार आपका प्रोसेस क्लियर हो गया, फिर सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आपसे होने लग जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। उसके बाद फिर हम स्विच हो जाएंगे बर्नौली इक्वेशन में, और वहाँ पे हम देखेंगे कि जो बर्नौली इक्वेशन है वो कोई स्पेशल इक्वेशन नहीं है, वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन वो इस फॉर्म में गिवन है कि हमको लगता है कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एक बार हम ये पता चल गया तो उसके बाद उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच।